हाँ जी, नमस्कार, राम राम सबको। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज आप सबका है सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपनी है जीपीबी की 3 क्लासेज़ है वो पहले हो चुकी है। कितनी क्लासेज़? 3 क्लासेज़ अपन ने जीपीबी की कर ली है। आज अपनी जो क्लास रहने वाली है वो 4th क्लास रहने वाली है। कौन-सी क्लास? 4th क्लास है वो अपनी आज रहने वाली है। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको वहां पर जीबीबी 221 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की। वहां से आप क्लासों को है ज्वाइन कर लीजिए और भी जो अपना सेमेस्टर है 4th सेमेस्टर की सभी क्लासेज वहां पर है आपको अवेलेबल है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। अगर अपन बात करें पिछली क्लास की, तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर गुड क्वालिटी जो सीड होता है, गुड क्वालिटी सीड के करेक्टर्स की अपन ने बात की थी। अपन ने इम्प्रूव्ड और सुपीरियर सीड के बारे में देखा था कि इम्प्रूव्ड सीड के क्या लक्षण होते हैं, सुपीरियर सीड के क्या लक्षण होते हैं। उसके अलावा अगर अपन और बात करें तो अपन ने सीड क्लास देखा था। क्या देखा था? सीड क्लास। बीजों का है जो बीजों के वर्ग देखे थे अपन ने, मुख्य रूप से 4 वर्ग पढ़े थे। उन सब के बारे में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। अगर आपने वो क्लास अगर अभी तक नहीं देखी है तो उस क्लास को भी है वो देख लेना। आज अपन शुरू करने वाले हैं। आज अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा फाउंडेशन सीड का है, जो उत्पादन किस प्रकार से करते हैं। आज अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा कि सर्टिफाइड सीड और जो फाउंडेशन सीड होता है इसका है उत्पादन किस प्रकार से करते हैं, इसको उनके बारे में आज के अपन क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि फाउंडेशन सीड और जो अपना सर्टिफाइड सीड है, यानी कि अपने जो आधार बीज और प्रमाणीकरण बीज है, इसका अपन है जो किस प्रकार से उत्पादन करेंगे, इनके उत्पादन की क्या विधि है। आधार बीज, फाउंडेशन सीड और जो अपना प्रमाणीकरण बीज है, प्रमाणीकरण बीज, इसका अपन है उत्पादन किस प्रकार से करते हैं, प्रोडक्शन किस प्रकार से करते हैं। सर्टिफाइड सीड, प्रमाणीकरण बीज और अपना आधार बीज है, इसके उत्पादन की क्या क्या विधियां है उनके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसके उत्पादन के लिए अपन को 6 चीजों का ध्यान रखना है। कौन? मुख्य रूप से 6 चीज जो है इनका ध्यान रखना है। तो अपन को ध्यान रखना बीज सोर्स के रूप में क्वेश्चन आए अगर जनरल प्रोड्यूस और फाउंडेशन बीज के उत्पादन की क्रियाविधि बताइए, या फिर सर्टिफाइड सीड के उत्पादन की क्रियाविधि बताए। या क्वेश्चन आ सकता है कि सर्टिफाइड सीड एंड फाउंडेशन सीड के उत्पादन की क्रियाविधि बताए। तो अपन को इसमें से ये पॉइंट लिखने हैं। पहला लिखना है सीड सोर्स, यानी कि बीज स्रोत। बीज स्रोत होता है बीज है, अपन को हमेशा ही प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा है जो प्रमाणित बीजों का ही उपयोग किया करना चाहिए। अपन फाउंडेशन सीड के लिए बीज का उपयोग करेंगे, वो बीज का होगा न्यूक्लियस सीड, और सर्टिफाइड के लिए अपन फाउंडेशन बीज का उपयोग करेंगे। उसके बाद में दूसरा है खेत का चयन। खेत का चयन है फील्ड सिलेक्शन करते समय अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी फसल के बीजों को अपन खेत के अंदर बो रहे हैं उस जलवायु के प्रतिकूल है कि नहीं है, मृदा है वो स्वास्थ्य है कि नहीं है, मृदा की उर्वरक क्षमता होती है वो कितनी है, उसके अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व अवेलेबल है कि नहीं है, मृदा किसी भी समस्याग्रस्त नहीं होनी चाहिए, अम्लीय, लवणीय, क्षारीय इस प्रकार की मृदा नहीं होनी चाहिए। बलुई दोमट, उपयुक्त जलवायु युक्त बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए जिसके अंदर जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी अगर अपन बात करें तो आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी है जो प्रमाणीकरण बीज और आधार बीज के उत्पादन के लिए जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक पर परागण से बचने का एक ही सोर्स है, वो है अपने पास आइसोलेशन दूरी। तो किसी भी अपन सर्टिफाइड सीड या अपन कोई भी बीज का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए आइसोलेशन दूरी का अपन को ध्यान रखना चाहिए। आइसोलेशन दूरी है वो किस पर निर्भर करती है? तो आइसोलेशन दूरी है वो परागण पर निर्भर करती है। किस पर? परागण पर निर्भर करती है। क्वेश्चन आया हुआ है, न्यू टाइम में भी पूछा हुआ है कि आइसोलेशन डिस्टेंस किस पर निर्भर करती है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो परागण पर निर्भर करती है। अगला है अपना खेत प्रक्रिया, फार्म ऑपरेशन। खेत प्रक्रिया के अंदर है मृदा की जुताई वगैरह सब आती है। इसको मृदा की उपयुक्त जुताई करनी चाहिए, ढेले तोड़ने चाहिए, नमी युक्त मृदा का उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, रोगिंग की क्रियाएं करते रहना चाहिए। जैसे अवांछित पौधे हैं उनके बीज अपने फसली पाद किस्म के बीजों के साथ में न मिले। अगला है रोगिंग, अवांछित पादपों को हटाने की क्रिया। फिर है अपना कटाई एवं घाई, यानी कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग करते समय अपन को इस बीज बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अपन थ्रेशर यूज में लेते हैं वो किसी पहले से है उसके अंदर कोई भी किसी फसल के अवशेष नहीं होने चाहिए।
और उस खलिहान पर अपन को है वो थ्रेसिंग की क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। एक ही फरस पर है जो अलग अलग फसलों के अपन थ्रेसिंग की क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। तो ये है अपने मुख्य रूप से आधार बीज उत्पादन करने के कौन कौन से जो पॉइंट्स है अपन को, या फिर अपन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है। तो इसमें अपन को पहला है सीड सोर्स, बीज का चयन करना चाहिए। दूसरा है फील्ड सिलेक्शन। तीसरा है आइसोलेशन डिस्टेंस। चौथा है फार्म ऑपरेशन, यानी खेत के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे निराई गुड़ाई हो गया। फिर है रोगिंग, कटाई व गहाई, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। इन सभी अपन बातों का ध्यान में रखते हुए अपन है वो सर्टिफाइड सीड और फाउंडेशन सीड का है प्रोडक्शन लेते हैं, उत्पादन करते हैं। तो अब अपन एक एक चीज को देखते हैं कि इसमें सीड सोर्स के समय अपन को बीज का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रमाणीकृत संस्था द्वारा मान्य स्रोत से ही बीज को लेकर आधार व प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाना चाहिए। अपन को क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है कि जो अपन बीज लेकर आ रहे हैं, बीज को जिससे अपन बीज उत्पन्न कर रहे हैं, आधार बीज और प्रमाणित बीज का उत्पन्न कर रहे हैं, वो बीज है प्रमाणीकृत संस्था द्वारा है मान्य स्रोत से ही लेना चाहिए। प्रमाणीकृत संस्था के द्वारा जो मान्य स्रोत है उसी से ही अपन को बीज को लेना चाहिए, आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखा जा सके। अगर अपन प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा जो मान्य प्राप्त स्रोत से बीज लेंगे तो अपन की आनुवंशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी है वो बनी रहेगी। आधार बीज उत्पादन के लिए प्रजनक बीज का उपयोग करना चाहिए। जो आधार बीज का उत्पादन करते हैं अपन, इसके लिए अपन को ब्रीडर सीड का उत्पन्न करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। आधार बीज के उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, अपन को ब्रीडर सीड का उपयोग करना चाहिए। ये अपन को ध्यान रखना है। आधार बीज के उत्पादन के लिए अपन किसका, कौन से बीज का प्रयोग करेंगे, प्रजनक बीज का प्रयोग करेंगे, ब्रीडर सीड का प्रयोग करेंगे। फिर अगर अपन प्रमाणीकृत बीज की बात करें, सर्टिफाइड सीड की बात करें, तो प्रमाणीकृत बीज के उत्पादन के लिए अपन को आधार बीज का उपयोग करना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रमाणीकृत बीज की बात करूं तो प्रमाणीकृत बीज के लिए अपन को कौन से बीजों का उपयोग करना चाहिए, प्रमाणीकृत बीज उत्पादन के लिए अपन को आधार बीज का उपयोग करना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रजनक बीज का उत्पादन कौन से बीजों से करते हैं, तो प्रजनक बीजों का उत्पादन करते हैं अपन केंद्रक की बीज या न्यूक्लियस सीड होते हैं उनसे अपन केंद्रक बीज, जो केंद्रक बीज होते हैं अपने न्यूक्लियस सीड होते हैं उनसे है अपन किसका प्रोडक्शन करते हैं, आधार बीज का, प्रजनक बीज का है वो उससे अपन प्रोडक्शन करते हैं। तो अपन को ध्यान रखना चाहिए कि आधार बीज उत्पादन के लिए अपन को प्रजनक बीज का उपयोग करना चाहिए तथा प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए अपन को आधार बीज का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में थैलों पर टैग या लेबल की शुद्धता जांच कर लेनी चाहिए। थैलों पर अपन को है टैग और लेबल की जांच कर लेनी चाहिए। जैसे आधार बीज है तो आधार बीज के थैले पर किस प्रकार का टैग होगा, सफेद कलर का टैग होगा। इस प्रकार से अपन को है शुद्धता की जो लेबल की जांच कर लेनी चाहिए। बुआई के बाद अपन को लेबल है वो संभाल कर रखने चाहिए। अगर मान लो अपन बीज उगाते हैं, बीज की बुआई करते हैं, बुआई के बाद में अगर अपनी फसल है जो आनुवंशिक शुद्धता से अपने जो खड़ी नहीं उतरती है, उस जिस फसल के बारे में जितनी क्वालिटी बताई उतनी अगर अपन उस पर सारे टर्म खड़े नहीं उतरते हैं, तो अपन उन लेबलों को संभाल कर रखेंगे तो उस पर अपन जो प्रमाणीकृत संस्थान है उस पर अपन कार्रवाई कर सकते हैं। तो अपन को है हमेशा ही जो लेबल है उनको संभाल कर रखना चाहिए। अब दूसरा है वो खेत का चयन। तो बीज का सिलेक्शन तो हो गया, सीड सोर्स बीज के स्रोत के बारे में तो अपन ने देख लिया कि आधार बीज उत्पादन के लिए अपन को है प्रजनक बीज का उपयोग करना चाहिए, प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए अपन को आधार बीज का उपयोग करना चाहिए। बीज प्रमाणीकृत मान्य प्राप्त स्रोतों से ही अपन को प्राप्त करना चाहिए जिससे अपनी आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। उसके अलावा मैं बात करूं तो अपन जो बीज लाते हैं उनके ऊपर लेबल लगे हुए होते हैं, उन लेबलों को संभाल कर रखना चाहिए और लेबल की जांच भी कर लेनी चाहिए। अब दूसरा अपना है वो है फार्म सिलेक्शन, फील्ड सिलेक्शन, खेत का चयन। खेत का अपन चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनकी अपन अब बात करते हैं। खेत की स्थिति पृथक्करण आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। जो अपन खेत का चयन कर रहे हैं उसके अंदर है आइसोलेशन डिस्टेंस है वो उसके अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा है खेत स्वयं उगे अन्य पौधों व खरपतवारों से मुक्त होना चाहिए। जो खेत में खरपतवार मुक्त होना चाहिए। क्या खेत के अंदर कोई भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। जो अपने आप उग जाते हैं अवांछित जगह पर, अवांछित जो पौधे उगते हैं उनको अपन खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार है, खरपतवारों से खेत है वो मुक्त होना चाहिए। मृदा की उर्वरता बीज फसल के अनुरूप होनी चाहिए। जो मृदा की फर्टिलाइजर कैपेसिटी है, उर्वरक क्षमता है, वो अपन जिस फसल के बीजों को उगा रहे हैं उसके अनुरूप होनी चाहिए।
खेत में पिछले वर्ष वही फसल न उगाई गई हो, खेत के अंदर है पिछले वर्ष वही फसल नहीं उगाई गई हो। जैसे मान लो अपन ने गेहूं के आधार बीज का प्रोडक्शन करना चाहिए थे, अपने खेत के अंदर किसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं, अपन गेहूं के आधार बीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो अपन को यह ध्यान रखना चाहिए कि पिछली साल है, पिछले वर्ष भी है गेहूं की खेती नहीं की हुई होनी चाहिए। अगर पिछले वर्ष भी गेहूं की खेती की हुई होगी तो वहां पर कुछ गेहूं के बीज वगैरह गिरेंगे, वो उगेंगे, वो है अपने आधार बीज की भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता में कमी कर देते हैं। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि खेत में स्वयं जो पिछले वर्ष की है फसल है वो उगाई हुई नहीं होनी चाहिए। अगला अपन को ध्यान रखना है खेत की मृदा जन्य वो कीट रोगों से मुक्त होनी चाहिए। खेत के अंदर अपन को ध्यान रखना है कि वो मृदा जनित रोग और मृदा जनित जो कीट होते हैं उनसे अपना खेत मुक्त होना चाहिए, खेत खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। उसी फसल को है जो पिछले वर्ष नहीं उगाई हुई होनी चाहिए, खेत में उर्वरक क्षमता उचित होनी चाहिए। तो ये अपन को है खेत सिलेक्शन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अपन बात करते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस की, पृथक्करण दूरी की। अगर मैं पृथक्करण की बात करूं, आइसोलेशन की बात करूं, तो बीज फसल में निम्न 3 कारक संदूषण फैला सकते हैं। सॉरी, बीज फसल के अंदर जो संदूषण फैलाने का कार्य है वो कौन कौन कर सकते हैं। अवांछित पर परागण द्वारा संदूषण हो सकता है। अगर मान लो अवांछित पर परागण होता है तो अपने जो लो किस्म के बीज होते हैं उनसे परागकण वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं और परागण हो जाता है, पर परागण हो जाता है, जिससे वो बीज बनेगा, जनन के फलस्वरूप उसकी भी गुणवत्ता है वो कम होगी। तो बीज में संदूषण हो जाता है किसके द्वारा, अवांछित पर परागण के द्वारा। किसके द्वारा, अवांछित पर परागण के द्वारा। और पर परागण को रोकने का सबसे जो मेन फैक्टर है वो कौन सा, आइसोलेशन डिस्टेंस है। दूसरा है कटाई वो गहाई के समय अन्य बीजों से मिश्रण हो जाता है। जब अपन कटाई करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, और जब अपन हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग करते हैं, जब हार्वेस्टिंग करते हैं फिर थ्रेसिंग करते हैं, तो उस समय दूसरी फसल के बीज है, फिर दूसरी फसल के बीजों का ढेर जो पास में होता है वो भी आकर मिल जाते हैं। उसके अलावा रोगों का फैलाव हो जाता है। जब रोग किसी फसल के अंदर है वो रोगों का प्रकोप हो जाता है तो उसके लिए भी है अपने को वो खेत में जो अपने फसल होती है उसके संदूषण हो जाता है। उपरोक्त तीनों कारकों द्वारा संदूषण को रोकने के लिए पृथक्करण दूरी का उपयोग किया जाता है। उपयोग जो 3 कारक है इनमें संदूषण को रोकने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, पृथक्करण दूरी का उपयोग करते हैं। पृथक्करण दूरी क्या होती है, मान लो एक ये खेत है अपना और एक खेत है और ये दूसरा है वो बी खेत है, दोनों के अंदर एक ही फसल उगाई गई है, गेहूं उगाया गया है। तो इस खेत और इस खेत के बीच की जो दूरी है उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस बोलते हैं, पृथक्करण दूरी बोलते हैं। 2 खेतों के बीच की दूरी होती है उसको अपन आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी कहते हैं। तो वो अपन ने जो सीड प्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था अपन 11th के अंदर, उसमें अपन ने अच्छी तरह से पढ़ रखा है इसको। पृथक्करण दूरी परागकण के प्रकार द्वारा निर्धारित होती है। पृथक्करण दूरी किसके द्वारा निर्धारित होती है, क्वेश्चन आएगा ऐसे कि पृथक्करण दूरी निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होती है। उसके अंदर ऑप्शन दे देंगे, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है, प्रकाश द्युतिकारिता पर निर्भर करती है। तो अपन को ध्यान रखना है जो पृथक्करण दूरी है वो परागण के प्रकार पर निर्भर करती है, परागण के प्रकार पर। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, जो परागण के प्रकार है उस पर है वो निर्भर करती है। स्वपरागित फसलों के बीच में आइसोलेशन डिस्टेंस कम होती है और पर परागित फसलों के बीच में अपन आइसोलेशन डिस्टेंस है वो अधिक रखते हैं। इस बात का अपन को ध्यान रखना है। प्रमाणीकृत प्रत्येक बीज फसल के लिए आधार बीज उत्पादन और प्रमाणीकृत बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी अलग अलग होती है। प्रत्येक बीज फसल होती है उसके लिए अपन आधार बीज के उत्पादन के लिए और प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो अपन अलग अलग रखते हैं। अगला है अपना फार्म ऑपरेशन खेत प्रक्रिया। 3 प्रक्रिया अपन पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी पढ़ चुके हैं, तो एक अपन बीज का चयन, बीज का स्रोत पढ़ लिया, दूसरा अपन ने फील्ड सिलेक्शन पढ़ लिया, खेत का चयन पढ़ लिया, तीसरा पृथक्करण दूरी पढ़ ली। अब अपन चौथी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फार्म ऑपरेशन। फार्म ऑपरेशन अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना है उसकी अपन बात करते हैं। तो फार्म ऑपरेशन में अपन को पहला तो है फील्ड प्रिपरेशन, खेत की तैयारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो देखना है। फिर है सोइंग या बुआई अपन करते हैं उस समय क्या क्या अपन को ध्यान रखना है। फर्टिलाइजर, सिंचाई, इरिगेशन, पादप सुरक्षा और प्लांट प्रोटेक्शन, इन बातों में अपन फार्म ऑपरेशन के अंतर्गत ध्यान रखते हैं। कौन कौन सी, पहली है फील्ड प्रिपरेशन, खेत का चयन फसल के उपयुक्त वातावरण के अनुसार होना चाहिए, फसल के उपयुक्त होना चाहिए। सोइंग भी फसल के उपयुक्त होनी चाहिए। फर्टिलाइजर, एनपीके का अनुपात किस अनुपात में देना है,
सिंचाई, पादप सुरक्षा इनका। अब अपन देखते हैं फील्ड प्रिपरेशन, खेत की तैयारी। खेत को तैयार करने के लिए उपयुक्त नमी अवस्था में खेत की जुताई करके खेत को समतल कर लेते हैं। जब अपन खेत की तैयारी करते हैं तो खेत के अंदर जब उपयुक्त मात्रा में नमी रहती है, खेत के अंदर उपयुक्त मात्रा में अपने जब नमी रहती है तो उस नमी पर ही खेत का तैयारी कर लेनी चाहिए और खेत को क्या कर देना चाहिए, समतल कर देना चाहिए, जिससे अपनी नमी है वो संरक्षित रहेगी खेत के अंदर। इस बात का अपन को ध्यान रखना है कि जब अपन खेत की तैयारी कर रहे हैं, जब खेत के अंदर उपयुक्त अवस्था में नमी रहती है, उस समय अपन खेत की बुआई करके, खेत की जुताई करके उसको समतल कर लेना चाहिए, जिससे अपनी नमी है वो संरक्षित रहे। अच्छा खेत तैयार होने से अच्छा बीज अंकुरण होगा। जब अपना खेत अच्छा तैयार होगा तो अपना बीज भी है अच्छा अंकुरण होता है। जिस प्रकार अपन सोते हैं तो सोते समय जब अपना बेड अच्छा तैयार होता है, जब अपने बेड के ऊपर अपने कोई शरीर के ऊपर जो कठोर वस्तुएं नहीं लगती है, जब अच्छा बेड तैयार होगा तो अपन को नींद भी है वो अच्छे से आएगी, आराम से आएगी। ठीक उसी प्रकार ही जब अपन बीज को खेत के अंदर उगाते हैं तो अगर खेत अच्छी तरह से तैयार किया हुआ है तो बीज को उगने में आसानी रहेगी और उसे पोषक तत्व तथा नमी, जल, लवण है वो भी पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेंगे। तो जब खेत अच्छा तैयार होगा तो उसका अंकुरण भी अच्छा होगा, जिससे खरपतवार रोकथाम और जल प्रबंधन में सहायता मिलती है। जब फसल का अंकुरण अच्छा होता है, उगते ही अगर फसल अच्छी होती है तो अपन को खरपतवार और रोकथाम में, जल प्रबंधन में आपसे अच्छी मिलती है। एक कहावत है मारवाड़ी के अंदर, अगर उगता नहीं तपता है तो बचता कैसे तपता है। यानी कि अगर मान लो अच्छा होता है, जब उगता है अंकुरण भी किसी फसल का अच्छा होगा तो वो फसल आगे पनपने में सहायक होगी। अगर किसी फसल का अंकुरण ही अच्छा नहीं है तो फिर वो आगे वो अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाएगी। फिर अपन देखते हैं बुआई, सोइंग। बीज की बुआई मृदा की उचित नमी अवस्था पर ही की जाती है। जब अपन बीज की बुआई करते हैं तो मृदा की उचित नमी अवस्था पर अपन को बुआई कर देनी चाहिए। बीज दर कम रखी जाती है। जो सामान्य अपन बीज उत्पादन करते हैं उसकी तुलना में आधार बीज और प्रमाणित बीज में बीज दर है वो कम रखी जाती है। कतारों व पौधों के मध्य अधिक दूरी रखने से अवांछनीय पौधों को निकालने में सुविधा रहती है। जब अपन आधार बीज और प्रमाणीकरण बीज का उत्पादन करते हैं तो सामान्य अवस्था की तुलना में इनमें बीज दर कम रखते हैं, क्योंकि जब इन पौधों के बीच में पंक्ति से पंक्ति, कतारों व पौधों के बीच में अगर दूरी ज्यादा रहेगी तो उनके बीच में जो अवांछित पौधे हैं उनको हटाने में अपन को क्या मिलेगी, सुविधा मिलेगी। तो ये हो गया अपने बुआई। अब अपन देखते हैं फर्टिलाइजर डोज, उर्वरक है वो किस प्रकार से देना चाहिए, किस अवस्था में देना चाहिए, उसकी अपन बात करते हैं। तो पौधों व दानों के उचित विकास के लिए एनपीके प्रमुख पोषक तत्व होता है। क्या पौधों के विकास व दानों के विकास के लिए प्रमुख पोषक तत्व कौन सा, एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। इनकी आपूर्ति के लिए खाद व उर्वरक देते हैं। एनपीके के आपूर्ति के लिए अपन क्या देते हैं, एनपीके की आपूर्ति के लिए अपन खाद व उर्वरक देते हैं। क्या देते हैं, खाद व उर्वरक, मैन्योर और फर्टिलाइजर देते हैं अपन। जैविक खाद के रूप में गोबर की खाद वो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। जब अपन जैविक खाद की बात करें, ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें, तो अपन इसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट। जो केंचुए द्वारा तैयार खाद होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। इसे बुआई के 1 महीने पूरे खेत में मिला देना चाहिए। अगर अपन जैविक खाद के रूप में देना चाहते हैं तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग अपन बुआई से 1 माह पहले करेंगे। कब करेंगे, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे वो अपन बुआई से 1 माह पहले करेंगे। किससे, बुआई से अपन 1 माह पहले वो इसका प्रयोग करते हैं। कि उर्वरक बीज फसल को 3 बार दिया जाता है। जो नाइट्रोजन उर्वरक होता है अपना, नाइट्रोजन उर्वरक को एक साथ में ना देके 3 बार देते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में 3 बार देते हैं। क्योंकि अगर अपन नाइट्रोजन उर्वरक को एक ही बार में दे देंगे तो जो नाइट्रेट आयन है वो जल के साथ घुलकर निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा जमीन में चला जाता है और कुछ है जो अमोनिया बन के वायुमंडल में आ जाता है। तो इसलिए अपन को नाइट्रोजन उर्वरक को है 3 बार है वो देना चाहिए। बुआई के समय देना चाहिए 30 से 40 दिन बाद देना चाहिए और अपन पुष्पन से पूर्व देना चाहिए। 3 अवस्था में कब देना चाहिए, एक तो देना चाहिए बुआई के समय। कब देना चाहिए, जब अपन बुआई कर रहे होते हैं उस समय अपन को देना चाहिए 50%। कितना, 50%। जो अपन एनपीके की मात्रा होती है, जितनी अपन को नाइट्रोजन आवश्यकता है उसका 50% अपन को बुआई के समय दे देनी चाहिए। फिर बुआई के 30 से 40 दिन बाद, बुआई के 30 से 40 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग, 30 से 40 दिन बाद में अपन को 25% देनी चाहिए। कितनी देनी चाहिए, 25% है वो
देनी चाहिए। फिर अपन को पुष्प से पूरा हुए अपन को फिर जो पीछे 25% बची हुई है वो देनी चाहिए। तो अपन को 3 समय है नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो बुआई के समय, एक बुआई के 30 से 40 दिन बाद में, और फिर तीसरा देते हैं वो पुष्पन से पहले देते हैं। उर्वरक बीज जो है फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक है, जो फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक बीज फसल को केवल एक बार बुआई के पूर्व या बुआई के समय दिया जाना चाहिए। जो अपन एनपीके की बात कर रहे थे, एनपीके में एन को नाइट्रोजन को अपन 3 बार देते हैं, फिर फास्फोरस और जो पोटेशियम बचता है उसको है अपन को बुआई से पूर्व या बुआई के समय एक साथ में है पूरी मात्रा दे देनी चाहिए। अगला है अपना सिंचाई या इरिगेशन। इरिगेशन की मैं बात करूं तो इरिगेशन पौधों व बीजों की अच्छी वृद्धि व विकास के लिए अनेक सिंचाइयां करनी पड़ती हैं। अलग अलग अवस्थाएं होती है सिंचाई की, जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है फसल के अनुसार, उसके वृद्धि और विकास के लिए अलग अलग अवस्थाओं में सिंचाई करनी पड़ती है। अलग अलग फसलों की सिंचाई की आवश्यकता भी अलग अलग होती है। जो सिंचाई की आवश्यकता होती है वो भी अलग अलग होती है। अलग अलग फसलों में जल मांग आवश्यकता अलग अलग होती है। उनकी क्रांतिक अवस्थाएं होती है, जो क्रिटिकल स्टेज वो भी है सिंचाई की अलग अलग होती है। तो फसल के अनुसार अपन को जल मांग के अनुसार है सिंचाई करनी चाहिए। अब अगला अपन देखते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। पांचवा अपना टॉप है वो है प्लांट प्रोटेक्शन की पादप सुरक्षा किस प्रकार से करते हैं। तो बीज फसल खरपतवारों, कीटों व रोगों से सुरक्षित रहनी चाहिए। कोई भी अपना बीज है, कोई भी अपनी फसल है, बीज है जो अपना आधार बीज या प्रमाणीकृत बीज, वो कीट, रोग और खरपतवारों से है वो सुरक्षित रहना चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार के कीट, रोग और खरपतवारों का प्रकोप नहीं होना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं, खरपतवार नियंत्रण के लिए अपन समय समय पर निराई गुड़ाई करते हैं। क्या करते हैं, निराई गुड़ाई की जाती है। खरपतवार नाशी का छिड़काव भी किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के हर्बिसाइड या वीडिसाइड आते हैं उनका भी अपन प्रयोग है वो करते हैं, खरपतवार नाशियों का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद में मैं और बात करूं, खरपतवार नाशियों का अपन को समय समय पर प्रयोग करना चाहिए। कीटों व रोगों के नियंत्रण के लिए कीटनाशी और कवकनाशी का भी समय समय पर प्रयोग करना चाहिए। जब अपन कीट और रोगों की बात करते हैं तो अपन को कीटनाशी और जो रोगनाशी होते हैं उनका भी है, कवकनाशी, उनका भी अपन को प्रयोग है वो समय समय पर करते रहना चाहिए। कीट व रोगों के नियंत्रण के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, कवकनाशी, कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, कवकनाशी का प्रयोग करते हैं, जीवाणुनाशियों का अपन है वो प्रयोग करते हैं कीट तथा रोगों के नियंत्रण के लिए। उसके बाद में अपन अगला पॉइंट है वो है रोगिंग। कौन सा है, पांचवा कौन सा है, रोगिंग है। 4 अपन पढ़ चुके हैं कि बीज प्रोडक्शन की तकनीकी का अपन को कौन कौन सी प्रोसेस है वो 4 पढ़ लिए। पांचवा है अपना रोगिंग। रोगिंग क्या होता है कि अन्य फसली पौधों, खरपतवारों तथा रोगी पौधों को समय समय पर बीज फसल से निकालना ही क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। रोगिंग क्या होता है, कोई भी अन्य फसली पौधा है, अन्य फसली पौधा, यहाँ पर कोई भी अन्य जो रोगी पौधा है या कोई भी अवांछित खरपतवार का पौधा है उसको निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, रोगिंग कहलाती है। अवांछित पर परागण और रोगों के द्वितीयक संक्रमण को रोकने के लिए बीज फसल की रोगिंग की जाती है। बीज फसल की रोगिंग क्यों की जाती है, अवांछित पर परागण को रोकने के लिए तथा जो द्वितीयक संक्रमण होते हैं रोगों के, जो सेकेंडरी इनोकुलम होते हैं, द्वितीयक संक्रमण को रोकने के लिए अपन है बीज फसल की रोगिंग करते हैं। उसके अंदर से अवांछित पौधे तथा दूसरे फसली पौधों को है वो हटाते हैं, और अवांछित पौधों तथा दूसरे फसली पौधों को हटाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, रोगिंग कहलाती है। इस रोगिंग में अपन एक शब्द टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे उन्मूलन की। उन्मूलन क्या होता है। एरेडिकेशन की मैं बात करूं, उन्मूलन की बात करूं, एरेडिकेशन क्या होता है कि अवांछित पौधों को जड़ समेत उखाड़कर, जो अपने अवांछित पौधे होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनको अपन जड़ समेत उखाड़कर थैले या लिफाफे में बंद कर देते हैं। उनको क्या कर देते हैं, अपन कोई भी अवांछित पौधा होता है, अपन गांव के अंदर है, जब गांव में खेत के अंदर घूमने जाते हैं तो अपन को खेत के अंदर कई सारे खरपतवार के पौधे दिखते हैं। तो अपन एक कट्टा या बोरी कुछ साथ में लेके जाते हैं जब भी खेत के अंदर जाते हैं। मैं जाता हूँ जब भी खेत के अंदर तो कोई कट्टा, कोई थैली साथ में लेके जाता हूँ, और जो भी फसल के अंदर कोई भी खरपतवार अपन को दिखाई देता है उस खरपतवार को अखेड़ कर जड़ सहित उस बोरी के अंदर या कट्टे थैली के अंदर भर देते हैं। फिर बीज खेत से बाहर ले जाकर उसको जला देते हैं या गड्ढे में दबा देना चाहिए ताकि संदूषण न फैलाए, तो उसे उन्मूलन कहते हैं। उन्मूलन क्या होता है, कोई भी अपना
फसली खेत है उसके अंदर अवांछित जो खरपतवार के पौधे हैं उनको जड़ सहित उखाड़ कर उसको किसी थैली के अंदर भरकर खेत से दूर ले जाकर जला देना या कहीं गड्ढे वगैरह में दबा देना, जिससे उसका है आगे फैलाव नहीं हो। उसको अपन बोलते हैं इरेडिकेशन या उन्मूलन। अगला अपन देखते हैं कटाई या घाई, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। कि बीज की पूर्ण परिपक्वता व उचित नमी अवस्था पर ही फसल की कटाई की जाती है। जब बीज है पूर्ण परिपक्व हो जाता है और बीज के अंदर उचित नमी की मात्रा रहती है, अलग अलग फसली पौधों के अंदर अलग अलग नमी की मात्रा रहती है, तो जब फसल है वो पूर्ण परिपक्व हो जाए और बीज के अंदर उचित नमी की मात्रा रहे तभी अपन को है वो फसल की कटाई करनी चाहिए, हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। यदि अधिक नमी अवस्था पर बीज की कटाई की जाती है तो गहाई के समय बीजों को क्षति हो जाती है। जब अगर अपन है अधिक नमी अवस्था पर बीजों की कटाई कर देते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो अपन जब थ्रेसिंग करेंगे तो थ्रेसिंग के समय बीज के वो टूट जाते हैं, बीजों को क्षति होने का नुकसान रहता है। कवक और कीटों का शीघ्र संक्रमण हो जाएगा। अगर अपन अधिक नमी अवस्था में फसलों को काटेंगे, फसलों की कटाई कर देंगे, हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया कर देंगे, तो उनमें कवकों तथा कीटों का संक्रमण हो जाएगा, बीजों की क्षति हो जाएगी, बीज की अंकुरण क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जब अपन बीज को है दोबारा उगाएंगे तो उसकी जो जर्मिनेशन पावर है, अंकुरण क्षमता है, उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि बीज फसल की कटाई में देरी हो जाए तो क्या होगा? ये तो 3 अवस्थाएं थी। अगर जल्दी काट देते हैं अपन तो क्या होगा कि बीजों की क्षति हो जाएगी, गाय के समय जब अपन थ्रेसिंग करेंगे तब हानि होगी। उसके अलावा जब कवक और कीटों का शीघ्र संक्रमण होगा और बीजों के अंकुरण क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर अपन कटाई में देरी करते हैं तो धूप और वर्षा होने से बीज की गुणवत्ता की हानि हो जाती है। बीज की गुणवत्ता की क्या हो जाती है? गुणवत्ता की हानि हो जाती है। अधिक धूप के कारण दाने खेत में बिखरने की समस्या हो जाती है और बीज की गहाई पक्के फर्श पर या तरपाल पर की जानी चाहिए। बीज की गहाई हमेशा है जो थ्रेसिंग है कहाँ करनी चाहिए? पक्के फर्श पर करनी चाहिए। और अगर अपने पास पक्के फर्श नहीं होता है तो तरपाल पर करनी चाहिए, जो प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा तरपाल आता है उसके ऊपर है वो फसल की कटाई, फसल की गहाई यानी कि थ्रेसिंग करनी चाहिए। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने आधार बीज और प्रमाणित बीज का प्रोडक्शन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में अपन ने बात की थी। अगर अपन बात करें आधार बीज और प्रमाणित बीज के प्रोडक्शन की तो अपन को है इसमें अपन ने मुख्य रूप से 6 प्रक्रियाओं को है पढ़ा है। कौन सी कितनी प्रक्रियाओं को पढ़ा है? अपन ने मुख्य रूप से 6 प्रक्रियाओं को पढ़ा है। कौन कौन सी है? एक तो है बीज का स्रोत। बीज के स्रोत की मैं बात करूं तो बीज का स्रोत है वो होना चाहिए प्रमाणीकृत संस्था से लेना बीज अपन को लेना चाहिए। आधार बीज को अपन प्रजनक बीज से लेते हैं और जो प्रमाणित बीज का उत्पादन है वो अपन आधार बीज से करते हैं, ये अपन को ध्यान रखना। दूसरा है खेत का चयन। खेत का चयन करते समय भी अपन को ध्यान रखना चाहिए कि खेत निश्चित आइसोलेशन पृथक्करण दूरी पे होना चाहिए, आइसोलेशन डिस्टेंस पे होना चाहिए, फसल के लिए उपयुक्त होना चाहिए, उसकी उर्वरक क्षमता है वो उचित होनी चाहिए। पृथक्करण दूरी भी अपन को पर परागण को रोकने के लिए पृथक्करण दूरी का अपनाते हैं। फार्म ऑपरेशन के अंदर अपन ने अलग अलग पढ़े थे, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, उसकी बुआई, सोइंग करते हैं, फर्टिलाइजर कब देते हैं। फिर उसके अलावा अपन रोगिंग की प्रक्रिया पढ़े थे। उसके अलावा अपन ने हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग देखा था। इन सभी जो ये प्रोसेस है इसके द्वारा अपन ने आधार बीज और प्रमाणित बीज का है उत्पादन करते हैं। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।